हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है हाउ टू अपलोड एन इमेज यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। पीएचपी और माइस्क्यूएल की हेल्प से एक इमेज को किस तरीके से सर्वर पे अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू फेच इमेज एंड डिस्प्ले इट यूजिंग पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। उस इमेज को जो हमने अपलोड की है सर्वर पे उसको किस तरीके से हम फेच करेंगे और एक वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेंगे। थर्ड है हाउ टू रीनेम इमेज वाइल अपलोडिंग। इमेज को अपलोड करने से पहले किसी और नाम से अपलोड करना। फॉर एग्जाम्पल, इमेज का ओरिजिनल नेम कुछ और था, लेकिन हमने जब उसको अपलोड किया तो वो किसी और नाम से अपलोड हुई। नेक्स्ट, यहाँ पर हम दो तरह का वैलिडेशन भी कंसिडर करेंगे। पहला है इमेज साइज़ वैलिडेशन, जिसमें हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि 2 MB या 1 MB से बड़ी अगर इमेज है तो वो अपलोड नहीं होगी सर्वर पे। और नेक्स्ट है इमेज एक्सटेंशन वैलिडेशन, यानी कि अगर आपने कोई इनवैलिड फाइल अपलोड की जो कि इमेज नहीं हुई तो वो सर्वर पे अपलोड नहीं हो पाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको फाइनल आउटपुट का डेमो दिखा देते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो देखिए, ये एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम यूज़र से उसका नाम पूछेंगे और एक इमेज सेलेक्ट करने को कहेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही वो डिटेल फिलअप करेगा तो जो नाम है और इमेज का जो पाथ होगा वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और इमेज जो होगी हमारी वो मूव हो जाएगी हमारे सर्वर पे। तो सर्वर क्या है हमारा? लोकल होस्ट जैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमने बना कर रखा है अपलोडेड इमेजेस नाम का। तो इसी अपलोडेड इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर सारी इमेज स्टोर होती है। ठीक है, ये असल में जब आप रियल लाइफ में होस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट चलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इमेज को हमने जो फेच कराया है वो दूसरे टैब में फेच कराया हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये हमारी सारी इमेजेस वगैरह दिख रही हैं, आपको नाम दिख रहा है, सीरियल नंबर दिख रहा है। तो ये सारा डेटा हमने यहाँ पे डेटाबेस से फेच कराकर शो कराया है। अब एक काम करते हैं कि एक एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नाम दे देंगे हम और इसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये थर्ड वाली इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देखिए इतना अजीब सा है, क्या पता नहीं कैसा सा नाम है। उसके बाद एक्सटेंशन लिखा है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सक्सेसफुल। इस पर ओके किया तो वापस हम इसी पेज पे आ गए। ठीक है, और इसको हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारी जो तीसरी एंट्री थी वो हो गई है। ठीक है, अब हम अपने डेटाबेस को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 2 एंट्री हुई है। जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो तीसरी एंट्री हमें मिल जाएगी। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम htdocs के अंदर लर्न नाम के फ़ोल्डर में हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स को रखेंगे, मतलब इमेज अपलोड और फेच करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी फाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे। यहाँ पर हम VS कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। VS कोड की एक खास बात यह है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे हमें कोई फाइल बनानी है या कोई फोल्डर बनाना है तो सारा काम हम यहीं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देंगे अपलोडेड इमेजेस। तो जो भी हमारा वेबसाइट पे जो भी इमेज अपलोड होगी वो इस फोल्डर में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो नाम दिया है वही दिया जाए। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं ना तो वहाँ पे भी एक फ़ाइल या फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी हम फाइल बना लेते हैं इमेज अपलोड डॉट PHP नाम से। ठीक है, इसमें हम अपने पूरे फॉर्म को रखेंगे और एक CSS फाइल बना लेते हैं इमेज अपलोड डॉट CSS नाम से। ठीक है, नाम को हम सेम इस वजह से रख रहे हैं जिससे याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो हमें। तो देखिए 2 फाइल हमारी बन गई है, एक PHP की, एक CSS की। तो अब इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम HTML की कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने HTML:5 लिखकर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इतना सारा कोड हमारा लिख कर आ गया। तो ये होता है एमेट की वजह से जो हमें VS कोड में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक कोड होता है HTML का वो लिख के आ गया। यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं इमेज अपलोड। यहाँ पे सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेंगे और इसमें लिख देंगे हाउ टू अपलोड एन इमेज इन PHP एंड MySQL। इसके बाद हम एक डिव ले लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे माई फॉर्म और इस डिव के अंदर हमारा पूरा फॉर्म रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक फॉर्म टैग ले लेंगे। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हम अपने लेबल और इनपुट टैग को रखेंगे। तो लेबल और इनपुट टैग को हम एक डिव के अंदर रखेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे इनपुट फील्ड। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं वो आपको हम जब CSS अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए फॉर्म को हम एक लेबल और इनपुट टैग को अलग रख रहे हैं एक डिव के अंदर। ठीक है, तो इस डिव की क्लास हमने इनपुट फील्ड दी है जिसके अंदर लेबल और इनपुट टैग है। ठीक है, इसी तरीके से एक और डिव लेंगे जिसकी क्लास हम देंगे इनपुट फील्ड और इसके अंदर एक और लेबल रखेंगे और एक इनपुट टाइप फाइल ले लेंगे। इनपुट टाइप फाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्वर पे किसी भी तरह की इमेज को या फाइल को अपलोड करना हो। लेबल और इनपुट टैग को एक अलग अलग डिव में रखने के बाद हम एक और डिव लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे सबमिट BTN। इसके अंदर हम अपने सबमिट बटन को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बटन टैग ले लेते हैं जिसका टाइप होगा सबमिट और इसका नाम दे देंगे हम अपलोड। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। एक चीज़ और कि हमने XAMPP पे पहले ही अपाची और MySQL मॉड्यूल को स्टार्ट करके रखा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्राउज़र पर जाना है, लोकल होस्ट लिखने के बाद /learn नाम का जो फ़ोल्डर था हमारा उस पे आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं। तो हम imageupload.php को ओपन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। हमारे जितने भी लेबल्स थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप फाइल आ गया है। ठीक है। अगर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर हम अपनी इमेजेस या किसी भी तरह की फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा अपलोड बटन। अब हम अपने इस लेआउट पर CSS अप्लाई करेंगे। तो हेड के अंदर एक लिंक टैग ले लेंगे और ये जो इमेज अपलोड डॉट CSS वाली फाइल है इसको लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा खाली इमेज अपलोड। ठीक है। .css लिखा हुआ है पहले से। तो देखिए हमारी ये फाइल यहीं पे बगल में ही है इसके। ठीक है। जो PHP फाइल है इसके बगल में ही CSS फाइल है। तो हमें कोई भी पाथ पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख देंगे तो रिकॉग्नाइज़ कर लेगा ये फाइल। ठीक है। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा रहे हैं और फॉन्ट फैमिली को कर देते हैं पॉपिंस। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये CSS हमारी काम कर रही है या नहीं। तो देखिए पेज रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है टेक्स्ट का। अब हम चाहते हैं कि हर टैग की जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन रहे शुरू में वो 0 रहे। ठीक है। और यहाँ पर हम बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि जो भी विद हम अप्लाई कर देंगे किसी भी एलिमेंट पर, ठीक है, तो उस विद के अंदर ही पैडिंग अप्लाई होगी। ठीक है। पैडिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो विद होगी हमारी टोटल वो घटे बढ़ेगी नहीं। बेसिकली ये CSS का कंसेप्ट है तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो देखिए लेआउट हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसके बाद जो H1 टैग है हमारा उस पर कुछ CSS अप्लाई करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसकी पैडिंग बढ़ा देंगे, 20 पिक्सल कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देंगे हम टील और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर देंगे कैपिटलाइज। इससे क्या होगा कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हमें आउटपुट दिख रहा है। ठीक है। पैडिंग बढ़ गई, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम div.myform पे CSS अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। इसमें एक पैडिंग दे देंगे ढेर सारी, 70 पिक्सल मान लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बॉर्डर रेडियस की हेल्प से कॉर्नर्स को थोड़ा सा कर्व शेप देंगे और विद हम दे देंगे फिट कंटेंट, यानी कि जितने में कंटेंट एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, उतनी ही विद हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। कॉर्नर्स कर्व हो गए हैं और ये जो स्पेसेस आ रही हैं वो आ रही हैं हमारी पैडिंग की वजह से। और उसके अलावा जो इसकी जो विड्थ हो गई है वो फिट कंटेंट हो गई है, यानी कि जितने में कंटेंट एडजस्ट हो जाएगा उतनी ही। अब हम इस डिव को करेंगे क्या कि सेंटर में अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको 4 लाइन का एक कोड दिखा रहे हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो 4 लाइन का कोड है वो आप जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे वो सेंटर में आके अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50%, -50% 2 बार लिखा है कॉमा लगा के। ठीक है। तो ये जो 4 लाइन का कोड है इसको लिखने से होगा क्या कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टैग, ठीक है, वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। देखिए अभी इतने कॉर्नर पे है ना, जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सेंटर पे आ गया। ठीक है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर साइड से ये सेंटर पे है। अब हम लेबल पर CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे div.myform। इसके अंदर जो div.input फील्ड है, ठीक है, इस div के अंदर जो लेबल टैग है उसको टारगेट करो और उसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। इससे क्या होगा कि ये जो टैग है हमारा लेबल टैग, ये फुल विद ऑक्यूपाई कर लेगा और इसका जो फॉन्ट वेट है 550 कर दिया है हमने, यानी कि टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। देखिए अभी ये क्या है, जितना भी टेक्स्ट है उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा, लेकिन जैसे ही हमने देखिए इसको रिफ्रेश किया तो इसने पूरी एक रो को या पूरी एक लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया या फुल विद ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। तो यही होता है डिस्प्ले ब्लॉक। अब हम div.input फील्ड के अंदर जो इनपुट टैग है उसको टारगेट करेंगे। इसकी हम विद को 100% कर देंगे, यानी कि जो हमारा इनपुट टैग है उसकी विद हो जाएगी 100%। उसमें बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। बॉर्डर रेडियस की हेल्प से हम कॉर्नर्स को थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे। पैडिंग की हेल्प से हम कंटेंट और बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी स्पेसेस बढ़ा देंगे। ठीक है। आउटलाइन को नन कर देंगे। मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम को अलग अलग लेवल पर इंक्रीज़ करेंगे। अब हम अपने लेआउट पर चलते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मार्जिन टॉप है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 3 पिक्सल कर देते हैं और div.submit.btn को हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो कंटेंट है हमारा, कंटेंट यानी कि जो बटन है हमारा, वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए बटन हमारा जो है सेंटर में अलाइन हो गया है और मार्जिन टॉप थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम सबमिट BTN वाली जो डिव है उसके अंदर जो बटन टैग है उसको टारगेट करेंगे और उस पर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम बटन में सबसे पहले पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल की टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट की 12 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट वेट को कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, 550 मान लेते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। और मार्जिन टॉप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे।
अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमारा बटन है कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे फॉर्म की जो CSS वाली कोडिंग है वो होती है कंप्लीट। अब हम यूज़ करेंगे PHP का, जिससे हम डेटा को MySQL डेटाबेस में स्टोर करा सकें और इमेज को सर्वर पे अपलोड कर सकें। यहाँ पर हम सबसे पहले लैंग्वेज मोड को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे बॉटम राइट साइड पे देखिए जहाँ PHP लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज मोड ऊपर लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे HTML। अब हम चाहते हैं कि HTML से रिलेटेड टैग्स या एट्रीब्यूट्स की सजेशन हमें मिले, ठीक है। तो लैंग्वेज मोड से ये होता है कि जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सजेशन आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने मेथड को कर दिया है पोस्ट। इसके बाद ENC टाइप, यहाँ पर हम लिखेंगे ENC टाइप, इसे कहते हैं इंक्रिप्शन टाइप। इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, एप्लीकेशन स्लैश www फॉर्म एनकोडेड, ठीक है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा या टेक्स्ट प्लेन, ये सारी चीज़ें, ये 3 वैल्यूज़ हैं। हमें जो यूज़ करना है वो है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। देखिए अब बात करते हैं कि ENC टाइप होता क्या है। ये बताता है कि आपका जो भी डेटा है उसको किस तरीके से इंक्रिप्ट करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ENC टाइप नहीं लगाते हैं तो वो होता है एप्लीकेशन स्लैश या www फॉर्म URL एनकोडेड, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जब आप ENC टाइप डिस्क्राइब भी नहीं करते हो तब। लेकिन जब आप इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हो फॉर्म में तो आपको ये ENC टाइप लगाना पड़ता है और इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ती है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको कोई भी इमेज या कुछ भी किसी भी तरह की फ़ाइल अगर अपलोड करनी है सर्वर पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का इंक्रिप्शन सेट करता है इनपुट फील्ड्स के लिए। अब हम इनपुट फील्ड को एक नाम देंगे, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से, जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यूज़ को या इसमें जो भी डेटा आएगा उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऊपर वाली इनपुट फील्ड को हमने यूज़र नेम दे दिया है और एक को दे दिया है प्रोफाइल, जो हमारा इनपुट टाइप फाइल होगा। और इस बटन का नाम हमने दे दिया है अपलोड। और हाँ, जब भी आप इनपुट टाइप फाइल यूज़ करोगे सर्वर पे कोई फाइल अपलोड करने के लिए तो हमेशा फॉर्म का जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा। और यहाँ पर हमने फिर से लैंग्वेज को HTML से PHP कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि PHP से रिलेटेड चीज़ों की सजेशन देइए। अब हम यहाँ पर नीचे PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे इफ़ इस सेट $_post, इसमें एक इंडेक्स दे देंगे हम अपलोड, यानी कि अगर कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है जिसका मेथड है पोस्ट, ठीक है, तो उसमें हम $_post की हेल्प से जो है उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर उसमें कोई भी इंडेक्स अपलोड नाम का प्रेजेंट है तो ये वाला इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। और ऐसा तभी होगा जब बटन क्लिक होगा। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा तो यहाँ हम एको करा देंगे क्लिक्ड। इस चीज़ को हम आउटपुट से समझते हैं। देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ये जो बटन है अपलोड वाला उस पर क्लिक करेंगे तो कंडीशन चेक हुई, फॉर्म सबमिट हुआ। अगर उसके अंदर कोई इंडेक्स है जिसका नाम, जिसकी नेम एट्रीब्यूट है अपलोड, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पे प्रिंट आर फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे $_files और इसमें एक इंडेक्स दे देंगे प्रोफाइल। देखिए जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो इनपुट टाइप जो फाइल है उसका नाम क्या है, प्रोफाइल, ठीक है। तो उसमें जो भी फाइल होगी उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या उसके बारे में कोई भी डिटेल एक्सेस करने के लिए हम $फाइल्स का यूज़ करते हैं। या आप यूँ कह लीजिए कि जब भी पोस्ट मेथड की हेल्प से हम कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे तो $_फाइल्स का काम होता है, ये जो वेरिएबल होता है इसका काम ये होता है कि ये फाइल्स के बारे में सारी डिटेल रखता है, यानी कि उसका नाम, उसका टाइप, उसका पाथ वगैरह वगैरह। एक चीज़ और कि यहाँ पर हम $_post की हेल्प से फ़ाइल का कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर सिर्फ हमें $_files वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा। अब हम अपने ब्राउज़र पर चलेंगे और एक फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं पहली वाली फ़ाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इमेज है हमारी, ठीक है। तो इसको हम अपलोड करते हैं। जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें प्रिंट होकर आई है। ये एक एरे है जो प्रिंट होकर आया हुआ है। अब देखिए जो एरे रिटर्न हुआ है इसमें काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। पहला जो इंडेक्स है वो है नेम, ठीक है। इस नेम इंडेक्स पे देखिए क्या है, हमारे इमेज का नाम है, जो भी हमने इमेज सेलेक्ट की थी उसका नाम है विद एक्सटेंशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इमेज का नाम एक्सटेंशन के साथ दिया हुआ है। दूसरा है उसका टाइप कि वो किस टाइप की इमेज है। देखिए जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है, एक इमेज फाइल है और उसका एक्सटेंशन है JPEG, ठीक है, JPEG। अगला इंडेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है TMP नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें एक पाथ दिया हुआ है किसी फाइल का जो कि .tmp फाइल है। असल में ये इमेज का टेम्परेरी लोकेशन और नेम दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो हमारी इमेज है वो एक टेम्परेरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो गई है इस नाम से php-a699.tmp। अब आपको एक रियल बात बताते हैं, जब भी आप किसी भी तरह की इमेज या फाइल को अपलोड करते हैं, चाहे आप मोबाइल से अपलोड करें या किसी भी कंप्यूटर डिवाइस से अपलोड करें, ठीक है, जब आप उसको वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो होता क्या है कि जो इमेज होती है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल लोकेशन से उठ के सर्वर पे नहीं जाती है। सबसे पहले जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो स्टोर हो जाती है एक टेम्परेरी लोकेशन पे। उस टेम्परेरी लोकेशन से ही उसको उठाकर सर्वर पे डाला
चला जाता है। तो इस चीज़ को अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अगला इंडेक्स है एरर, कि इमेज में कोई एरर है या नहीं है। तो 0 मतलब कोई एरर नहीं है। और लास्ट इंडेक्स है हमारा साइज़, जो कि फाइल का साइज़ दिखाता है कि फाइल कितने बाइट्स की है। यहाँ पे जो फाइल का साइज़ होता है वो हमेशा बाइट्स में दिखाता है, ठीक है, ना कि केबी में, ना ही एमबी में। अब हम वापस चलते हैं कोडिंग पोर्शन में, और यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इमेज को टेम्परेरी लोकेशन से उठाकर सर्वर पर रखना। सर्वर पे हमने एक फ़ोल्डर बनाकर रखा है अपलोडेड इमेज नाम का, ठीक है। तो उसके अंदर हम अपनी इमेज को ले जाकर रखेंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं img_loc, यानी कि लोकेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि इमेज की जो टेम्परेरी लोकेशन है उसको स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा $_फाइल्स के अंदर जो प्रोफाइल वाला इंडेक्स है, ठीक है, प्रोफाइल नाम के इंडेक्स पे जो भी फाइल आएगी उसका जो टेम्परेरी नेम है, TMP नेम है, यानी कि जो टेम्परेरी नेम विद लोकेशन हमें मिलता है, जो कि हमने अभी देखा है, ठीक है, उसको स्टोर करा के रख लो। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, मूव अपलोडेड फाइल। इस फंक्शन का काम होता है कि किसी भी तरह की फ़ाइल को एक लोकेशन से उठाकर दूसरी लोकेशन पे ले जाकर रख देना। इसमें जो पहला पैरामीटर हम देंगे वो होगा हमारी इमेज की टेम्परेरी लोकेशन, ठीक है, जो कि हमने स्टोर करके रखी है इस वेरिएबल में, जिसका नाम है img_loc। तो होगा ये कि जो हमारी इमेज है टेम्परेरी जगह पे अभी वो जिस भी नाम से है वो मूव हो जाएगी। वहाँ से कहाँ मूव होकर जाएगी, अब कॉमा लगाकर वो दे देंगे हम, यानी कि डेस्टिनेशन देंगे। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो अपलोडेड इमेजेस नाम के फोल्डर में आके स्टोर हो जाए, जो कि हमने सर्वर पे बनाया है, ठीक है। सर्वर हमारा लोकल होस्ट XAMPP, ठीक है। यहाँ पर हमने बना कर रखा हुआ है अपलोडेड इमेजेस नाम का फोल्डर। तो हम चाहते हैं कि इमेज मूव हो जाए अपनी टेम्परेरी लोकेशन से और वो चली जाए अपलोडेड इमेजेस / अब यहाँ पर हमें फ़ाइल का एक नाम देना पड़ेगा या इमेज का एक नाम देना पड़ेगा कि किस नाम और एक्सटेंशन के साथ हम इमेज को मूव करना चाहते हैं। देखिए, जब वहाँ से फाइल मूव होगी तो वो किसी नाम और एक्सटेंशन के साथ मूव होती है। तो यहाँ पर भी हमें एक नाम और एक्सटेंशन देना रहता है कि किस नाम से आप फाइल को मूव करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी रीनेम वाले कंसेप्ट की, कि अपलोड करते वक्त फ़ाइल का नाम किस तरीके से रीनेम किया जाएगा उसको, तो वो सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पर हम सीखेंगे। देखिए, जैसे ही हम कोई इमेज अपलोड करेंगे तो ये जो इमेज अपलोड .php फाइल है हमारी, ये अपने सर्वर में आसपास ढूंढेगी कि क्या अपलोडेड इमेजेस नाम का कोई फ़ोल्डर बना है, तो उस फोल्डर के अंदर जाकर उस इमेज को मूव कर देगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो लोकेशन पे ये जो इमेज है phpa699.tmp, ठीक है, ये मूव हो जाएगी। कहाँ मूव होगी, इमेज अपलोडेड वाली जो फोल्डर है उसमें, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपलोडेड इमेजेस नाम का फोल्डर है इसके अंदर मूव होगी। किस नाम से मूव होगी वो दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए हम tj.jpg या png जो भी लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे jpg लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस नाम से हम मूव कराना चाहते हैं। इमेज मूव हो तो उसका नाम हो tj और उसके बाद उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .jpg। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो पेज को रिफ़्रेश करेंगे हम और इसके बाद यहाँ पर एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को करेंगे क्या, हम अपलोड। तो जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब जाएंगे हम अपने फ़ोल्डर पे। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज आ गई है जिसका नाम है tj और ये किस तरह की है, jpg फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज मूव होती है हमारी टेम्परेरी लोकेशन से अपने सर्वर पे। अब यहाँ पे tj.jpg को हम यहाँ से हटा देंगे और हम चाहते हैं कि इमेज जब अपलोड हो तो वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ अपलोड हो, ठीक है, और उसका एक्सटेंशन भी उसका ओरिजिनल खुद का हो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे हम img नेम, इसमें स्टोर करा लेंगे $फाइल्स में जो प्रोफाइल इंडेक्स है उसमें जो फाइल का नाम होगा उसको स्टोर करा देना, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, अब कॉन्कैटिनेट कर देंगे किसके साथ, ये जो अपलोडेड इमेजेस हमने लिखा है ना डबल कोट्स में, इसके साथ। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए या आप कह सकते हैं मिलाने के लिए एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे डबल कोट्स के बाद और वेरिएबल का नाम लिख देंगे $img नेम। इससे क्या होगा कि ये जो अपलोडेड इमेजेस / और इमेज का नाम एक्सटेंशन के साथ ये दोनों एक ट्रीट किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो इमेज हमने अपलोड की है उसका नाम है hello.jpg। तो देखिए जब ये कॉन्कैटिनेट होगा अपलोडेड इमेजेस / के साथ, तो देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, अपलोडेड इमेजेस / hello.jpg, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ आउटपुट आएगा। अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर और इसको एक बार करके देखते हैं। तो पेज को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये जो अजीब सा नाम दिख रहा है एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, इसी नाम से हमारी जो इमेज होगी वो मूव होगी।
तो देखिए इसको फोल्डर को ओपन करने पे देखिए जो इमेज का ओरिजिनल नाम था उसी नाम के साथ उसी एक्सटेंशन के साथ ये मूव हुई है। तो फिलहाल के लिए इसको हम डिलीट कर देंगे और हम चाहते हैं अब कि जब इमेज अपलोड हो तो उसका नाम कुछ कस्टमाइज्ड हो, जैसे कि यूज़र का जो नाम होगा जो एंटर करेगा ऊपर टेक्स्ट फील्ड में उस नाम से इमेज अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे ये कि एक वेरिएबल ले लेते हैं यू नेम, इसमें हम स्टोर करा लेंगे यूज़र का नेम। ठीक है, जो $_पोस्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं यूज़र नेम। तो ये जो हमारा इनपुट फील्ड है जिसका नाम हमने नेम एट्रीब्यूट में यूज़र नेम दिया है, उसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आके स्टोर हो जाएगा $u name वेरिएबल में। तो यहाँ पे $img name को हटा देते हैं हम और लिख देते हैं यहाँ पे u name। ठीक है, तो अब इस नेम से यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड में जो आप वैल्यू दोगे या जो भी टेक्स्ट एंटर करोगे उसी नाम से इमेज अपलोड होगी सर्वर पे। अब इसको एक डेमो देख लेते हैं। पेज को रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपलोडेड इमेजेस वाले फोल्डर पे। तो देखिए यहाँ पे TJ नाम की एक फ़ाइल आ गई है। फ़ाइल क्या आ गई है, असल में ये हमारी इमेज है, लेकिन हुआ क्या कि हमने इमेज का टेक्स्ट तो दिया लेकिन उसका एक्सटेंशन नहीं दिया हमने। ठीक है, हमने इमेज का सिर्फ नाम दिया था, एक्सटेंशन तो दिया नहीं था। एक्सटेंशन अपने से तो लगाएगा नहीं कंप्यूटर, तो उसको भी हमें देना है। तो उसको देने का जो तरीका है वो अब हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हम दे देंगे imgext। ठीक है, इसके अंदर हम एक्सटेंशन को स्टोर करके रख लेंगे। तो एक्सटेंशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, pathinfo। इस फंक्शन को समझाने के लिए हम सीधा चलेंगे अपने वेब ब्राउज़र पर और यहाँ पर लिखेंगे pathinfo in PHP। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ गई है उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इस फंक्शन में हम करते क्या है कि सिंपली एक फ़ाइल का पाथ दे देते हैं। जब ये फ़ाइल का पाथ लेता है तो ये इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्रिंट आर फंक्शन की हेल्प से, तो ये 3 चीज़ें रिटर्न करता है। पहला डायरेक्टरी नेम या फोल्डर नेम, जिस फोल्डर में ये है वो रिटर्न करेगा। दूसरा बेस नेम यानी कि फ़ाइल का पूरा नाम विद एक्सटेंशन। तीसरा फ़ाइल का सिर्फ एक्सटेंशन, ठीक है, जो कि हमें चाहिए सिर्फ एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी फ़ाइल का एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए pathinfo, उसके बाद एक पाथ देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिर्फ पाथ दिया गया है। कॉमा लगाकर हम कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ये वैल्यू ऑप्शनल होती है, आप देना चाहो तो दो वरना मत दो, लेकिन हमें देना है। अब देखिए इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी हैं कि क्या क्या आप दे सकते हो। pathinfo dir नेम, pathinfo बेस नेम, pathinfo एक्सटेंशन। जो हमें यूज़ करना है वो है pathinfo एक्सटेंशन। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ एक्सटेंशन रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ठीक है, उसमें जिस भी फाइल का हम पाथ देंगे सिर्फ उसका एक्सटेंशन मिलेगा हमें। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हम इमेज का नाम पास करेंगे $img name। अब इस वेरिएबल में इमेज का नाम और एक्सटेंशन ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना कि इमेज नेम में क्या रहता है, इमेज का नाम एक्सटेंशन के साथ रहता है। तो उसमें से हमें सिर्फ एक्सटेंशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये फंक्शन वो काम कर देगा हमारा। तो इमेज नेम कॉमा लगा के pathinfo एक्सटेंशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम $u name के बाद डॉट लगाएंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे डॉट। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड का नाम जो भी होगा वो लिख देना, उसके बाद एक डॉट लगा देना और डॉट के बाद लगा देना एक्सटेंशन। देखिए जो pathinfo है वो हमें सिर्फ एक्सटेंशन रिटर्न करेगा, JPG या PNG, उसमें डॉट नहीं लगा होगा, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। ये जो डेस्टिनेशन वाला पोर्शन है इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ़ाइल है जो भी आपने अपलोड की है, उसका नाम है hello.jpg। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही आप अपलोड करेंगे फ़ाइल को, तो यहाँ पे आके डेस्टिनेशन में इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अपलोडेड इमेजेस स्लैश आपने जो भी टेक्स्ट फील्ड में नाम दिया है, मान लेते हैं हमने नाम दिया है हेलो ही। ठीक है, हेलो ही दे दिया है, उसके बाद हेलो लिख जाएगा। फिर क्या लगेगा, एक डॉट लग जाएगा, क्योंकि हमने एक डॉट को डबल कोट्स में जो हमने लिखा है नीचे उसको कॉन्कैटिनेट किया है। किसके साथ कॉन्कैटिनेट किया है, हमने जो नेम दिया है टेक्स्ट फील्ड का उसके साथ। ठीक है, और उसके बाद हमने किस चीज़ को कॉन्कैटिनेट किया है, इमेज के एक्सटेंशन को। ठीक है, इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, इमेज का एक्सटेंशन जुड़ जाएगा, जो कि होगा JPG या PNG या जो भी होगा आपकी फ़ाइल का नाम। ठीक है, वो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इमेज के एक्सटेंशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद लगा देते हैं कस्टम नेम के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इमेज को रीनेम करने का। जब आपको कस्टम नेम देना होता है इमेज को तो आप इस तरीके से करते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया TJ, उसके बाद ये इमेज सेलेक्ट कर ली, इसको सेलेक्ट किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाते हैं अपने फोल्डर पे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 TJ नाम की फ़ाइल आ गई है। बस फ़र्क इतना है कि इससे पहले जो TJ वाली फ़ाइल थी उसमें एक्सटेंशन नहीं था, लेकिन इसमें एक्सटेंशन है। .jpg या PNG जो भी एक्सटेंशन की ये फ़ाइल होगी वो एक्सटेंशन इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टम नेम के साथ हम इमेज को अपलोड करते हैं।
अब हम यहाँ पे एक डेटाबेस बनाने वाले हैं जिसमें हम फॉर्म का जो डेटा है उसको स्टोर करा सकें। तो हम जाएंगे phpMyAdmin पे और यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना लेंगे। मान लेते हैं इसका नाम हम दे देंगे लर्न और क्लिक कर देंगे क्रिएट बटन पे। अब इसके अंदर हमें एक टेबल बनानी है, इसका नाम हम दे देते हैं यूज़र डेटा, क्योंकि हम यूज़र की डिटेल को जो है स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 3 कॉलम चाहिए थी तो वो दे दिया है। अब पहली कॉलम होगी सीरियल नंबर, ठीक है, दूसरी होगी यूज़र का नाम और तीसरी हम दे देंगे प्रोफाइल। ठीक है, अब प्रोफाइल वाले में क्या होगा, इमेज का जो पाथ है वो स्टोर हो जाएगा। पहला हमने दे दिया है इंटीजर टाइप। सेकंड जो है हमारा यूज़र नेम वो होना चाहिए टेक्स्ट टाइप का, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने हैं। और तीसरा है वैरकार। इसमें क्या होगा, वैरकार का मतलब है कि आप स्पेशल सिंबल्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसकी लेंथ हम 100 दे देते हैं और यूज़र नेम की भी लेंथ हम 100 दे देते हैं। और यहाँ पे जो पाथ है हो सकता है वो लंबा हो सकता है, तो इसको 200 कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक फील्ड है AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो सीरियल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, उसकी वैल्यू हम नहीं दें, वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 जनरेट होता जाए। तो ये हो गया है हमारा डेटाबेस रेडी। अब हमें कराना है सिर्फ कनेक्टिविटी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक कनेक्शन फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है connection.php। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कनेक्टिविटी करा देंगे। यहाँ पर डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए फंक्शन होता है MySQLi कनेक्ट। ठीक है, इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है होस्ट नेम जो कि है हमारा लोकल होस्ट, कॉमा उसके बाद हम देते हैं यूज़र नेम जो कि है रूट, उसके बाद देते हैं पासवर्ड जो कि फ़िलहाल ब्लैंक है। ठीक है, और इसके बाद हम देते हैं डेटाबेस का नाम जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस का नाम है लर्न। ठीक है, हमने एक कंडीशन लगा दी है इफ़ MySQLi कनेक्ट एरर। मान लीजिए डेटाबेस कनेक्ट करते वक्त कोई एरर आती है, ठीक है, तो ये इफ़ ब्लॉक को क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, अगर डेटाबेस कनेक्ट करने में कोई भी एरर आई तो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करा देना कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, और मान लेते हैं कि एरर नहीं आती है तो एल्स को एग्जीक्यूट करा देना। ठीक है, लिख देना कि कनेक्टेड। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड। अब इस कनेक्शन फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि एक इंक्लूड फंक्शन हम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो कनेक्शन के जो कोड्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करा लेगा PHP। तो यहाँ पर हमने लिखा इंक्लूड और उसके बाद ब्रेसेस में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे connection.php। तो इस फाइल को ये क्या करेगा, इस फाइल के जितने भी कोड्स हैं उसको इंक्लूड करा देगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलेंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखकर आ रहा है कनेक्टेड, यानी कि हम डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं। तो हम कनेक्शन वाली फाइल पर जाएंगे और ये एल्स वाला पार्ट हटा देंगे। जब हम कनेक्ट हो गए हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें लिख कर आए कनेक्टेड, अगर इन केस एरर आए तो शो करे। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्रेश करने पे कुछ लिखकर नहीं आ रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी imageupload.php वाली फाइल में। ठीक है, अब हम चाहते हैं जब फॉर्म सबमिट हो तो एक क्वेरी चले, तो एक $query नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और एक क्वेरी को, इंसर्ट वाली क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ SQL टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक किया हमने तो क्वेरी लिख के आ गई इंसर्ट वाली। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे और अपने टेक्स्ट एडिटर पे चल के पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर वाले कॉलम को हटा देते हैं क्योंकि ये एक ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 जनरेट होती जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ वाला पोर्शन है इसको हम खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पास करना है यूज़र नेम। ठीक है, वैल्यूज़ में सबसे पहले हम पास करेंगे टेक्स्ट फील्ड में जो यूज़र नेम आएगा वो, और इसके बाद कॉमा लगाकर हम देंगे डेस्टिनेशन वाला पाथ, यानी कि इमेज हमारी सर्वर पे किस फोल्डर में किस नाम से स्टोर हो रही है हमें वो देना है। ठीक है, वो हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे थे इमेज का पाथ स्टोर कराना है, इमेज का पाथ स्टोर कराना है। ठीक है, तो इमेज का कौन सा पाथ स्टोर कराना है, जिस नाम से वो सर्वर पे जा रही है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं img-des। ठीक है, ये जो हमने अपलोडेड इमेजेस स्लैश ये सब लिखा है ना, इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो डायरेक्टली हम यहाँ पे पूरा पाथ दे रहे थे उसके बजाय हम सीधा लिख देंगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, बात तो वही पड़ी, चाहे वो पोर्शन लिखो चाहे इसको डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ को दिया जाता है और कॉमा लगाकर सिंगल कोट्स के अंदर img-des दे देंगे, डेस्टिनेशन दे देंगे। किसकी डेस्टिनेशन दे देंगे, इमेज जहाँ पर हमारे सर्वर पे जाके स्टोर हो रही है जिस जगह पे भी, उसकी डेस्टिनेशन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या स्टोर करा लिया है, हम डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं यूज़र का नाम और इमेज की डेस्टिनेशन जो कि सर्वर पे जाकर होगी, जिस फोल्डर में है या जिस नाम से है वो दोनों चीज़ें हमें मिल जाएगी, इमेज का पूरा पाथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्वेरी चलानी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MySQLi क्वेरी फंक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पास करते हैं कनेक्शन, ये जो फंक्शन रहता है ना इसको हम पास करते हैं। तो इसको हम एक काम करते हैं, स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम हम दे देंगे कॉन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये इंक्लूड होगा कनेक्शन वाली फाइल तो $कॉन नाम का वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, $कॉन, कॉमा लगाकर लिख देंगे क्वेरी, यानी कि कनेक्शन के बाद इस क्वेरी को चला देना। ठीक है। तो ये MySQL क्वेरी फंक्शन से हमारी क्वेरी चल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर और इसको रिफ़्रेश करने के बाद एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं TJJJJ। इसके बाद हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। और देखिए जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आ रही है कि अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र नेम। एक्चुअली यहाँ पे एक गलती ये हुई है कि यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिखा है वेरिएबल का नाम, जबकि वेरिएबल का नाम होना चाहिए यू नेम नाम के वेरिएबल में ही हमने नेम स्टोर करा के रखा था। ठीक है। $पोस्ट से जो नाम आ रहा था यूज़र नेम, वो हमने यू नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के रखा था। अब इस फॉर्म को फिर से फिलअप करेंगे हम, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो क्वेरी चल गई है। यहाँ पर अपलोडेड इमेजेस वाले फोल्डर पे देखिए एक इमेज भी आ गई है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस पे और यहाँ पर हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ज़रा देख लें कि क्वेरी चली कि नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेरी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए एक पहले वाली क्वेरी में यूज़र नेम मिसिंग है क्योंकि हमने एक एरर फेस की थी, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। जो सेकंड वाला फील्ड है यानी कि जो सीरियल नंबर 2 है वो अभी चला है। ठीक है। इसमें हमें यूज़र नेम मिल गया है जो हमने टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया था और इमेज का पाथ जो सर्वर पर जाके स्टोर हुई है, यानी कि अपलोडेड इमेजेस स्लैश जिस भी नाम से स्टोर हुई है डॉट उसका एक्सटेंशन। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि MySQL क्वेरी को एक इफ़ ब्लॉक के अंदर रखेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। हमने कहा अगर MySQL क्वेरी फंक्शन चल जाता है, यानी कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है और डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, तभी फाइल को या इमेज को मूव करना सर्वर पे, वरना मत करना। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो किसी वजह से स्टोर नहीं हो पाया डेटाबेस में और इमेज मूव हो गई है। तो इससे क्या होगा, सर्वर की जो साइज़ है लिमिटेड होती है, वो तो फिलअप होती चली जा रही स्पेस। आप जब होस्टिंग खरीदते हो आपको 10 GB या 20 GB मिलता है। अब बार बार इमेज जो है स्टोर होती जा रही है लेकिन आपका जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो रहा है डेटाबेस में, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी इससे। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि क्वेरी चलने के बाद हम इमेज को मूव कराएंगे और उसके बाद एक प्रिंट करा देंगे एक अलर्ट सक्सेसफुल, वरना अगर क्वेरी नहीं चलती है तो अनसक्सेसफुल नाम का एक अलर्ट दिखा देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म को एक नाम दे देंगे। ठीक है। नाम देने के बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लिया हमने और अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब हमें एक अलर्ट भी मिल रहा है सक्सेसफुल। ठीक है। यानी कि क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डेटाबेस में तीसरी एंट्री हो गई है। ठीक है। हमें नाम पाथ सब मिल रहा है। अब चलते हैं अपलोडेड इमेजेस नाम के फोल्डर में। तो देखिए यहाँ पे TJ नाम की भी एक इमेज मिल रही है हमें। ठीक है। इनको फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर हम क्वेरी चलाने से पहले एक कंडीशन देना चाहते हैं, एक वैलिडेशन लगाना चाहते हैं इमेज के एक्सटेंशन को लेकर। यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी है, इफ़ इमेज का जो एक्सटेंशन है वो नॉट इक्वल्स टू अगर JPG है, यानी कि इमेज का एक्सटेंशन JPG नहीं है, तो क्या करना है, इस इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना और एक एरर शो कर देना। लेकिन हो सकता है कि इमेज PNG हो। ठीक है। तो हमें ये भी देना है कि एंड, हमने कहा एंड इमेज EXT, इमेज का जो एक्सटेंशन है वो नॉट इक्वल्स टू PNG है, यानी कि इमेज PNG भी नहीं है और JPG भी नहीं है। तो क्या करो, तो इस इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके एरर दिखा दो। लेकिन हो सकता है इमेज का एक्सटेंशन JPEG हो। ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं। हमने कहा एंड लगाकर हमने क्या लिख दिया कि एंड इमेज एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू JPEG, इमेज का एक्सटेंशन JPEG भी नहीं है तो भी इस इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना। और हमने एक और एंड लगा दिया है। हमने कहा एंड इमेज एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू WebP भी एक वैलिड एक्सटेंशन है। ठीक है। इमेज का, यानी कि जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं अगर उसका एक्सटेंशन JPG, PNG, JPEG और WebP इन सब में से, इन चारों में से कोई सा भी नहीं होगा तो ये एरर आपको शो हो जाएगी कि इनवैलिड इमेज एक्सटेंशन, और उसके बाद प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जिट फंक्शन लगा दिया है। अब होगा ये कि जैसे ही आप फाइल को अपलोड करोगे तो पहले ये इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी। अगर आपने कोई इनवैलिड फाइल को अपलोड किया तो ये एरर आपको शो होगी और एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। एग्जिट फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो आपकी जो आगे की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि PHP का आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका एक डेमो देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म में हमने एक नाम दे दिया है, उसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड करते हैं। तो देखिए इमेज हमारी अपलोड हो गई है तो सक्सेसफुल दिखा रहा है। सर्वर पर चलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए अपलोडेड इमेजेस वाले में एक इमेज मिल रही है। अब एक इनवैलिड फाइल देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं और एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक इनवैलिड फाइल उठा लेते हैं हम। ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है। ठीक है। तो इस पावर पॉइंट की फ़ाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका एक्सटेंशन है PPTX। ठीक है। तो इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अलर्ट देखने को मिल रही है कि इनवैलिड इमेज एक्सटेंशन। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में। तो देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए चौथी एंट्री हुई है हमारी रोज़ी नाम से, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं हुई है, यानी कि जो पावर पॉइंट वाली फ़ाइल थी वो अपलोड नहीं हुई। देखिए यहाँ पे ये अपलोडेड इमेजेस भी खाली है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारा जो वैलिडेशन है वो एकदम सही काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे इमेज साइज़ वैलिडेशन देंगे, यानी कि इमेज अगर 1 MB या 2 MB से बड़ी हो तो अपलोड ना हो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे img साइज़ नाम का, ठीक है। इसमें हम स्टोर कराएंगे इमेज का साइज़। तो डॉलर फाइल्स की हेल्प से हम प्रोफाइल वाले इंडेक्स पे जो इमेज आएगी उसका साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइज़ हमें मिलता है बाइट्स पे, और यहाँ पर हम बाइट्स नहीं यूज़ करेंगे, हम बाइट को कन्वर्ट कर देंगे KB में या MB में। मान लेते हैं इसको अगर हम KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1024 से। ये सिंपल सा कन्वर्जन है कि अगर आपको बाइट को किलोबाइट में कन्वर्ट करना है तो 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर किलोबाइट को मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, MB में कन्वर्ट करना है, तो उसको फिर से 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इस पूरे को, यानी कि जो इमेज की साइज़ आएगी उसको डिवाइड कर दें, किससे? 1024 इंटू 1024 से, ठीक है। तो ये MB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो साइज़ होगा बाइट्स का वो MB में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें साइज़ मिल जाएगा इमेज का, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का एक्सटेंशन चेक कराने के बाद हम एक कंडीशन देंगे इफ़ की। पहले हम एक्सटेंशन चेक करा लेंगे कि हाँ सही में इमेज फाइल है, जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो इमेज है या नहीं। अगर इमेज है तो उसका साइज़ चेक करो कि अगर उसका साइज़ ग्रेटर देन 1 है। देखिए अभी तक हमने क्या कर लिया है, इमेज साइज़ को कन्वर्ट कर लिया है MB में। तो अगर 1 MB से बड़ी है, 1 से बड़ी है इमेज का साइज़ जो भी आएगा वो 1 से बड़ा है, यानी कि 1 MB से बड़ा है, तो ये अलर्ट शो कर देना और आगे की स्क्रिप्ट को मत एग्जीक्यूट करना है। एग्जिट फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पेज को हम करेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है, और इसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये अपलोडेड वाले फोल्डर में देखिए ये इमेज है 1.73 MB की, ठीक है, जो कि 1 MB से बड़ी है। तो जैसे ही इसको हम अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है कि इमेज साइज इज ग्रेटर देन 1 MB। देखिए ये क्या है, 1.73 MB की, जो कि बड़ी है 1 MB से। ऑब्वियस सी बात है ये, इसलिए डेटाबेस में भी कोई एंट्री नहीं हो पाई है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम आए इमेज अपलोडेड वाले फोल्डर में तो यहाँ पे भी कोई इमेज नहीं मिली हमें, ठीक है। तो ये हमारा जो वैलिडेशन है साइज़ का वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। इसको हम 3 कर देते हैं। अब क्या होगा कि अगर इमेज का साइज़ 3 MB से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगी, अगर 3 MB से छोटी है तो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड करने का और वैलिडेशन लगाने का कंसेप्ट होता है कंप्लीट। एक लास्ट एंट्री दे देते हैं याहू नाम से, एक इमेज अपलोड कर देते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली इमेज अपलोड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए याहू नाम से एक यूज़र आ गया है, और इधर देखेंगे आप तो देखिए डेटाबेस में एंट्री भी हो गई है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इमेज को अपलोड करने के बाद डिस्प्ले कैसे कराना है, यानी कि डेटाबेस से डेटा फेच भी कराना है हमें और सर्वर से इमेज को डिस्प्ले भी कराना है एक और PHP फाइल पर। एक नई PHP फाइल बना लेते हैं इमेज डिस्प्ले डॉट PHP नाम से, और इसकी CSS बना लेते हैं इमेज डिस्प्ले डॉट CSS नाम से, ठीक है। अब इस इमेज डिस्प्ले डॉट PHP फाइल में यहाँ पर हम सारी कोडिंग करेंगे कि किस तरीके से इमेज को फेच करना है और डिस्प्ले करना है यूज़र को। सबसे पहले यहाँ पर हम HTML की कोडिंग करना शुरू करेंगे। इस पेज को हम टाइटल दे देते हैं इमेज डिस्प्ले। इसके बाद एक लिंक टैग लगाएंगे और इमेज डिस्प्ले डॉट CSS को यहाँ पे लिंक कर देंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही फोल्डर में हैं, तो हमें सिर्फ नाम देना है इमेज डिस्प्ले डॉट CSS और दोनों फाइल आपस में लिंक हो जाएंगी, यानी कि जो CSS वाली फाइल है वो लिंक हो जाएगी HTML वाली फाइल से। इसके बाद ऊपर PHP स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, कनेक्शन डॉट PHP, कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करानी है, क्योंकि हमें डेटा फेच करना है डेटाबेस से। अब बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देंगे, फेचिंग डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP। हेडिंग टैग के बाद एक डिव ले लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे डेटा है। इस डिव के अंदर हम एक टेबल रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं टेबल टैग की हेल्प से, ठीक है। इसमें एक टी हेड दे देंगे हम, टी हेड टैग, और यहाँ पे 3 हेडिंग्स देना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे TH टैग की हेल्प से हम 3 हेडिंग दे देते हैं, सीरियल नंबर, नेम और प्रोफाइल। और इसके बाद हम टी बॉडी टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम टेबल के अंदर जो डेटा होगा डेटाबेस का, ठीक है, वो फेच कराकर शो करेंगे। तो इस टी बॉडी टैग के अंदर हम मल्टीपल रोज़ फेच कराएंगे डेटाबेस से और यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं ज़रा, इमेज डिस्प्ले डॉट PHP वाली को। तो देखिए ये हमारी इमेज डिस्प्ले डॉट PHP है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रही है अभी के लिए। अब इस पर क्या करना है, हमें CSS अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम CSS का कुछ हिस्सा कॉपी करने वाले हैं पुरानी वाली CSS फाइल से, इमेज अपलोड डॉट CSS से। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर से लेके H1 टैग तक का जो कोड है उसको हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे इमेज डिस्प्ले डॉट CSS में, और इसके बाद आउटपुट देखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम div डॉट डेटा के अंदर जो टेबल टैग है उसको टारगेट करेंगे और उसकी विड्थ को कर देंगे 100%, और इसके बाद एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे जिसकी विड्थ होगी 2 पिक्सल, टाइप होगा सॉलिड और कलर होगा ब्लैक। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, जो div डॉट डेटा है इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं। तो div डॉट डेटा को हम टारगेट करेंगे और इसकी पैडिंग को बढ़ा देंगे थोड़ी सी।
तो देखिए पैडिंग बढ़ाने के बाद आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। अब हम टी बॉडी टैग के अंदर अपनी PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम डेटा को फेच करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। हमने लिख दिया डॉलर क्वेरी। अब क्वेरी लिख देते हैं इसके अंदर। हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र डेटा, यानी कि यूज़र डेटा नाम की जो टेबल है उसमें से सारा डेटा क्या करो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि उसी को हमें फेच करके क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब हमें क्वेरी को रन करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे MySQL क्वेरी फंक्शन। इसमें हमने $कॉन पास कर दिया है, वो कनेक्शन वाला जो वेरिएबल था वो, और उसके बाद क्वेरी पास कर दी है। और इसका जो भी आउटकम होगा वो हमने स्टोर कर लिया है $रिजल्ट में। ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम आगे डेटा फेच करेंगे लूप में। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। पहला है MySQL फेच असॉक फंक्शन, डेटा को एक एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में स्टोर करने के लिए या फेच करने के लिए। ठीक है, और जो डेटा हम फेच कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगा हर बार $रो फेच वाले वेरिएबल में। और इस फंक्शन के अंदर MySQL फेच असॉक के अंदर हमने पास किया है $रिजल्ट, क्योंकि जो क्वेरी हमने चलाई है उसी का हमें डेटा फेच करना है। और ये सारी चीज़ें हमने लूप के अंदर रखी है। इसका मतलब ये है कि जब तक रो फेच वाले वेरिएबल में डेटा आता रहेगा ये लूप चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हर बारी जब एक रो फेच हो तो यहाँ पर हम उसको एको करा देंगे एक TR टैग में। ठीक है, तो यहाँ पे TR टैग में 3 TD टैग लेंगे हम, टेबल डेटा टैग। ठीक है, यहाँ पर हमने $रो फेच का पहले सीरियल नंबर प्रिंट करा दिया है, इसके बाद यूज़र नेम प्रिंट करा दिया है, और इसके बाद प्रोफाइल। ठीक है, तो ये 3 कॉलम को हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। इसमें जो जो डेटा आएगा वो हर बार एक टेबल रो को जनरेट करेगा। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए 4 एंट्री हुई है तो 4 टेबल रो मिलेगी हमें, और उसमें 3 कॉलम होंगी। हर कॉलम में क्या क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, यूज़र नेम होगा और प्रोफाइल। अब हम चलेंगे अपने वेब ब्राउज़र पर और इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं। ढेर सारी रोज़ है हमारी, जिसमें क्या है, सीरियल नंबर है, यूज़र का नाम है, और प्रोफाइल में जो हमने स्टोर कराया था वो। तो प्रोफाइल में था इमेज का एड्रेस जो कि हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि टेबल का जो भी डेटा है वो सेंटर में अलाइन हो जाए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर जो TD टैग है, टेबल टैग के अंदर जो TR टैग है, और टेबल टैग के अंदर जो TH टैग है, उन सभी टैग्स को हम बॉर्डर दे देंगे एक, और हर टैग को एक पैडिंग दे देंगे। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैडिंग आ गई है और सभी को एक बॉर्डर मिल गया है। अब हम करेंगे क्या कि जो टेबल टैग के अंदर TH टैग है उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, और ये जो बॉर्डर डबल हमें दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और बॉर्डर को कोलैप्स कर देंगे। तो अब इसको रिफ़्रेश करेंगे हम, तो देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है, हमें डबल दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। इसकी वजह ये है कि जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है वो टेबल टैग पे काम करती है। तो हमने टेबल टैग को टारगेट नहीं किया था, तो यहाँ पे टेबल टैग लिख देते हैं। और अगर अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो जहाँ पे देखिए जो डबल बॉर्डर है, इसको रिफ्रेश करने के बाद ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये सिंगल बॉर्डर दिखाई दे रहा है अब हमें। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो TH टैग है उसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट करना है हमें। तो यहाँ पर कलर वाइट कर देते हैं, और यहाँ पर लेआउट को किया हमने रिफ्रेश, तो देखिए टेक्स्ट का जो कलर था वाइट हो गया। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और शुरू की 3 एंट्री को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाली एंट्री थी उसमें अगर आपको याद हो तो यूज़र नेम स्टोर नहीं हो पाया था। ठीक है, एक एरर हमने फेस की थी। और सेकंड और थर्ड में क्या हुआ था कि इमेज वैलिडेशन को हम चेक कर रहे थे, और उसकी वजह से हमने अपलोडेड इमेजेस में से 2 इमेजेस उड़ा दी थी, डिलीट कर दी थी। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ तो अभी हाल ही में हमने जो है चेक किया है। ठीक है, तो इसका जो डेटा है वो पड़ा हुआ है सर्वर पे भी और डेटाबेस में भी, तो इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं फिलहाल के लिए। अब हम चाहते हैं कि जो प्रोफाइल वाला कॉलम है इसमें इमेज का पाथ शो होने के बजाय पूरी इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं VS कोड पे और इस कोड को हटा देते हैं। ये जो $रो फेच हमने लिखा है ना, इसको फिलहाल के लिए कट कर लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक IMG टैग। ठीक है, इस IMG टैग के अंदर जो SRC है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये जो $रो फेच था, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो SRC में क्या आ जाएगा, इमेज का पाथ। तो IMG टैग क्या करेगा, इस पाथ पे जो इमेज होगी उसे डिस्प्ले करेगा, और उसकी जो विड्थ दे दी है हमने फिलहाल के लिए 150 पिक्सल दे देते हैं। आप जितना चाहो उतना दे देना अपने हिसाब से। एक बारी फिर से समझ लेते हैं कि ये जो इमेज डिस्प्ले वाली PHP फाइल है वो इमेज को डिस्प्ले कराते वक्त जो पाथ हमने फेच करा के दिया है वो ढूंढेगा और तब इमेज को दिखाएगा। तो इस तरीके से हम एक इमेज को फेच करा कर दिखाते हैं डेटाबेस से, या आप कह सकते हैं सर्वर से, सीधा वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डेटाबेस में हमने पाथ को क्यों स्टोर करा के रखा था। तो कुछ इस तरीके से इमेज को स्टोर कराया जाता है सर्वर पे और डिस्प्ले कराया जाता है PHP और MySQL की हेल्प से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंडेक्स है वो 4 और 5 से शुरू होने के बजाय 1 से अच्छे से शुरू हो, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ट्रंकेट कमांड चलाना होगा। ठीक है, ये जो टेबल है यूज़र डेटा वाली, इस पर अगर आप ट्रंकेट कमांड चला देंगे तो आपकी जो इंडेक्सिंग है वो वापस 1 से शुरू हो जाएगी।
ठीक है, सारा डेटा क्लियर हो गया। इमेज को आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, वो ऐसे डिलीट नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम काम करते हैं, वापस से फिर से एंट्री करते हैं कुछ। तो फॉर्म को वापस खोल लेते हैं। इमेज अपलोड वाले फॉर्म को हमने खोल लिया है। यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे, इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो एक अलर्ट देखने को मिलेगा हमें सक्सेसफुल। एक और एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि 2 एंट्री हुई कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 एंट्री हो गई है। उसके बाद इमेज डिस्प्ले वाले में भी देखिए दोनों एंट्री दिखा रही है और यहाँ पर सर्वर पे भी इमेजेस हैं।